नहीं लगा तो ठीक है। ओके, सभी को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो हम बात कर रहे थे कि एन नॉट जो हमारा आएगा, जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आएगा, वो क्या आएगा, गामा kT टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस ए सी माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन kT मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पाई बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो गामा की वैल्यू, जब हमने डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था, तो गामा की वैल्यू हमने पढ़ी थी 4 पाई ब्रैकेट में 2mn स्टार टू द पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 पाई 2mn स्टार अपॉन एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ देखो, यहाँ पे एच क्यूब तब था जब वो ब्रैकेट की पावर से बाहर था, और जब हमने इसको ब्रैकेट में पावर के अंदर फिल किया है तो वो एच स्क्वायर हो गया था। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो वापस एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे देखना है कि जो गामा फंक्शन गामा है, तो ठीक है, ये जो बेसिकली कांस्टेंट हमें मिला था डेंसिटी फंक्शन से, ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव मास पर। ये केवल डिपेंडेंट है इफेक्टिव मास पर। मीनिंग अगर हम कह दें कि हाँ इफेक्टिव मास किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का कांस्टेंट है, दैट मींस ये प्योर कांस्टेंट बन जाएगा। अदरवाइज ये डिपेंडेंट है इफेक्टिव मास के, मतलब जिस तरह से इफेक्टिव मास के वेरी करेगा उस तरह से ये कांस्टेंट वेरी करेगा। तो यहाँ पे इन जनरल हमने माना है कि हाँ अभी के लिए, कि हमारे पास किसी अगर बात इलेक्ट्रॉन की हो रही तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास हमने कुछ एक कांस्टेंट मान के चले हैं। ठीक, तो इससे क्या निकल के आया कि ये जो एन नॉट इज इक्वल टू है, वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा की यहाँ वैल्यू ये पुट कर दें, 4 पाई 2mn स्टार अपॉन एच स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 kT टू द पावर 3/2 multiply by under root pi by 2 e to the power minus ec minus e अपॉन kT। ठीक है, इस पूरे टर्म को अभी फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें मतलब इसको थोड़ा सा इजी वे में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें नॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 पाई mn स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, बस हमने उसी को थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लिया, उन चीजों को, कुछ चीजों को 3/2 के अंदर ले आए। वो जो अंडर रूट पाई/2 था उसको हमने 3/2, देखो सिंपली यहाँ से पाई, यहाँ पाई मिल रहा है तुम्हें, यहाँ अंडर रूट पाई मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई और पाई
मीनिंग पाई टू द पावर 3/2, और ये KT टू द पावर 3/2। तो ये हमने क्या किया, सिंपली सारे सारे टर्म्स जो 3/2 पावर के थे उन सबको एक साथ लिख लिया। तो 2mn स्टार KT पाई, इन सबको एक साथ लिख लिया, और 4/2 2 आ गया। तो वहां से हमें बेसिकली ये टर्म मिल गया ई टू दी, और साथ में क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। ओके, नेक्स्ट हमने इस पूरे टर्म को, ये जो टर्म जो केवल, अच्छा ये टर्म देखो या तो इफेक्टिव मास पे डिपेंडेंट है या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक टेम्परेचर पे या इफेक्टिव मास। तो हम प्रेजेंटली मान के चल रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और इफेक्टिव मास भी कांस्टेंट है, और इसको हमने एक पैरामीटर नाम दे दिया इस पूरे टर्म को, एनसी। तो ये जो, हाँ ये जो एनसी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर। जो टर्म एनसीएम बोलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, एक इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल, दूसरा टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें एन नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन नॉट इज इक्वल टू पैरामीटर एनसी ई टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन, ये हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अच्छा, इस पूरी प्रूविंग में कहीं पे भी किसी को कुछ भी डाउट? अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं आ रहा है तो हमें ये बताओ कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है कि हाँ किन किन चीजों पे ये डिपेंडेंट होगा? सर एक तो फर्मी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी, हम्म। और सर टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर ही एक ऐसा पैरामीटर। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फर्मी लेवल पे, फर्मी एनर्जी लेवल पे, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। मीनिंग अगर तुम अब इसको देखो, फिजिकली हमने जब थियोरेटिकली पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, एक टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, राइट। बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स हम ये भी तो कह रहे हैं कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो रहे हैं मीनिंग इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सिमिलरली होल का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल पर डिपेंडेंसी है, ये अभी जैसे जैसे आगे और पढ़ोगे वो अभी क्लियर होती जाएगी। तो अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि हाँ जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल से डायरेक्टली रिलेटेड है। मीनिंग अगर किसी आप बात करो किसी सेमीकंडक्टर की, और उस सेमीकंडक्टर का अगर कहीं पे भी फर्मी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, अगर फर्मी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। सिमिलरली या वाइसे वर्सा, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा तो वहां पे फर्मी एनर्जी लेवल भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अंशिता मिश्रा, रोल नंबर 25। अंशिता मिश्रा, ओके। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ होल
इन वैलेंस बैंड। रूल नंबर 6, आदर्श मौर्य। रूल नंबर 6, आदर्श मौर्य। बेटा आवाज आ रही है मेरी? रोल नंबर 45, हर्ष कुमार सिंह। यस सर। बेटा ये हमको बताएं कि हम यहाँ पे जो होल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो केवल वैलेंस बैंड में ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? सर क्योंकि सर वैलेंस बैंड में सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जी ठीक, सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना। अभी हमने बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो बेसिकली वैलेंस बैंड के होल और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल वैलेंस बैंड में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर पहले वाले में ये डाउट है कि सर एनसी हमने कांस्टेंट ले लिया लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव मास पे तो डिपेंडेंट है ना सर। हाँ देखो तो बेटा। सर कंसंट्रेशन हाँ ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन भी इफेक्टिव मास पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। देखो अब ये बताओ, देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक्चुअल में नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आगे चल के ये देखोगे कि जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल की बात कर रहे होंगे तो हम इफेक्टिव मास पे डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे। तो हम ये भी बताएंगे कि हाँ जो होल होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन उनका इफेक्टिव मास क्योंकि ज्यादा होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इफेक्टिव मास कम होता है, इसलिए तुम्हें जो कंसंट्रेशन ऑफ होल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेम, अगर आप एनर्जीज की बात करिए, सेम टेम्परेचर की बात करिए, सेम फर्मी लेवल की बात करिए तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ के केस में जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं इन जनरल किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो इफेक्टिव मास होगा वो वहां पे कांस्टेंट होगा। मीनिंग हम ये अजम्पशन नहीं लेते कि हाँ इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो टाइम टू टाइम या क्रिस्टल में प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहे होंगे और उसका इफेक्टिव मास भी चेंज हो रहा होगा, हम ऐसा मान के नहीं चलते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन अफेक्ट करेगी। और नो डाउट इसमें बिल्कुल ठीक है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके इफेक्टिव मास पे डिपेंडेंट है, बट उसका इफेक्टिव मास ही हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है बेटा। यस। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा नेक्स्ट हमें सिमिलर, जैसे अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालना है, ठीक है। चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं इफ इंटरेस्टेड, बस हमें यही प्रूविंग करनी है, आफ्टर दैट क्लास ओवर हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो 5 मिनट के ब्रेक का तो ब्रेक ले सकते हैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर दूं। तो पढ़ा दीजिए सर। तो तो अभी तक हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अब हमें बात करनी है कंसंट्रेशन ऑफ होल की। वापस मैं उसी एग्जांपल पे आता हूँ। हमारे पास चेयर है, चेयर में 60 चेयर्स है हमारे पास। चेयर्स कितनी है? 60 है। और उन चेयर के फिल्ड होने की, जो चेयर फिल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ठीक है। तो हमें ये बताओ कि कितनी नंबर ऑफ चेयर एम्प्टी होंगी? सर 40।
40 एमटी होंगे, 20 फिल्ड। 40 एम्प्टी होगी और 20 फिल्ड होगी। 40 एम्प्टी होंगी और 20 फिल्ड होगी। अच्छा, कैसे फाइंड आउट किया? सब 60 minus 60 into 1/3। हाँ, सिंपली तुमने क्या किया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इससे तुम्हें फील्ड चेयर का पता चला होगा। ठीक है, और अगर एम्प्टी चेयर्स आपको पता करनी थी तो उसके लिए क्या किया, 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। मीनिंग तुमने जो एम्प्टी होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो पहले फाइंड आउट की और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। या मे भी हो सकता है तुमने इस जो रिजल्ट आया उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया होगा टोटल 60 से। ठीक है, दोनों ही चीजें सही है, मीनिंग इसको। ठीक, तो हमें यहाँ से समझना क्या है कि अगर हम फील्ड की बात कर रहे थे तो एम्प्टी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि फील्ड के लिए अगर प्रोबेबिलिटी p है तो एम्प्टी के लिए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p होगी, है ना। तो मीनिंग अब अपने केस में आते हैं, मीनिंग इलेक्ट्रॉन और होल के केस में। ठीक है, किसी एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम बताने के लिए क्या यूज करते थे, एफ ई। उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम बताते थे 1 एफ ई। तो उस इलेक्ट्रॉन के उस एनर्जी स्टेट को ना ऑक्यूपाई करने की, किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके अनऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस एफ ई। या उसका जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस एफ ई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें होल की, तो होल बेसिकली है क्या, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ने जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके हट रहा है तो अपने पीछे जो वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, अपने पीछे जो वैकेंसी छोड़ के जा रहा है उसको हमने क्या बोला है, होल बोला है। मीनिंग अगर हम किसी एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी स्टेट में अगर होल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वहां पे क्या है, होल है। तो ये बात समझ में आई कि अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ होल, ठीक है, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि किसी एनर्जी स्टेट में होल अवेलेबल है या होल ने उस एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट मींस हम कह रहे हैं कि वो एनर्जी स्टेट को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मींस हम मान के चल रहे हैं वहां पे होल्स होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस एफ ई से। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, अगर ये पॉइंट अगर हम लोगों को क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि अगर हमें होल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, हमने इसको कहा पी नॉट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड की, और वैलेंस बैंड में किसी एनर्जी लेवल ई की, एक स्मॉल एनर्जी लेवल पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डीपी नॉट। तो वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी फंक्शन ऑफ होल्स, या डेंसिटी फंक्शन मतलब जो एनर्जी स्टेट, डेंसिटी फंक्शन में से क्या क्या देता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट मल्टीप्लाई बाय उन एनर्जी स्टेट्स के अनऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी, उन एनर्जी स्टेट के अनऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो अगर हमें टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो पी नॉट, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी पी नॉट। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल हो सकता है वैलेंस बैंड में वो किसके बराबर होगा, ईवी के बराबर। और जो मिनिमम हो सकता है वो किसके बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी के बराबर। तो जो हमारी लिमिट आ गई वो क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी टू
EV। ये हमारा क्या हो गया, होल का कंसंट्रेशन, मीनिंग होल कंसंट्रेशन हमारा क्या है, P नॉट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू EV, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू EV। अब यहाँ पे जो डेंसिटी फंक्शन था वो क्या होगा, वैलेंस बैंड के लिए जब हम डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, गामा अंडर रूट EV माइनस E मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस F ऑफ E DE, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हमें जो देखना है वो 1 माइनस FE समझना है, ठीक है। जो 1 माइनस FE था वो बेसिकली क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT। किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल E की अगर बात करेंगे तो वो उसके लिए 1 माइनस FE ये होगा। उसको फर्दर अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT डिवाइड बाय 1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT। ठीक, अब हमें क्या फाइंड देखना है कि ये जो टर्म आया है ना 1 माइनस FE, इसका भी एक बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन था, इसका भी बोल्ट्जमैन ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया। और उस अप्रोक्सीमेशन के लिए बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि अगर E माइनस EF वेरी वेरी लेस देन है KT से, वहां उसने क्या बात की थी कि E माइनस EF वेरी वेरी ग्रेटर देन है KT से, ठीक है। यहां हम क्या बात कर रहे हैं, E माइनस EF वेरी वेरी लेस देन है KT से। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो टर्म है ये वाला E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT वाला जो टर्म है वो 1 से बहुत लेसर है। ये क्या है, लेस देन है, वेरी लेस देन है 1 से, और इसको हम 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो 1 माइनस FE का बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन आएगा वो क्या आएगा, E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT। इतनी बात में किसी को कहीं डाउट तो नहीं है, कोई भी? ओके, देन हम यहां से अब क्या लिख सकते हैं कि P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू EV गामा EV पार्टी पलट दूंगा अगर आए आपको इधर पोस्ट करने को। गामा EV माइनस E, जानती हो बोल दिया जब यहाँ पे लगवा दी। ठीक, EV माइनस E मल्टीप्लाई बाय E टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT DE। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EV माइनस E जो भी इस अंडर रूट के अंदर था उस पूरे को हम इक्वल टू क्या कर लेंगे, KTX। यहां से हमें x का मीनिंग क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू क्या है, EV माइनस E अपॉन KT। तो dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस DE अपॉन KT, माइनस DE अपॉन KT, करेक्ट। अच्छा, अब हाँ, तो अब अगर हम x की वैल्यूज देखेंगे, x की अगर हम लिमिट जो हमने नई लिमिट आएगी उस लिमिट की जब हम बात करेंगे तो जब e इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है,
जब e इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो x की लिमिट क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी। एंड जब x e इज इक्वल टू ev है, जब e इज इक्वल टू ev है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। करेक्ट। तो यहां से हम p नॉट को क्या लिख सकते हैं, फर्दर p नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू 0। ठीक है, याद रखना लिमिट जो आई थी, हाई लोअर लिमिट क्या आ रही थी, इंफिनिटी, और जो हायर लिमिट आ रही थी वो आ रही थी 0। करेक्ट। e माइनस ईवी की जगह पे हम के टी एक्स लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, गामा अंडर रूट के टी एक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखो e की जगह पर, यहाँ से अगर e हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू ईवी माइनस के टी एक्स। ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ईवी माइनस के टी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, e की पावर, e की जगह पे क्या लिखेंगे, ईवी माइनस के टी एक्स माइनस ई एफ अपॉन के टी। राइट। अच्छा, डी को क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी इंटू डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको, सॉरी ये माइनस के टी इंटू डी एक्स होगा। एक्चुअल में हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी माइनस डी अपॉन के टी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं उन सबको हमें बाहर निकाल लेना है, और जो भी एक्स डिपेंडेंट टर्म है उनको हमें इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा के टी टू द पावर 3/2 माइनस गामा, ये माइनस साइन भी बाहर ले रहे हैं, तो ये माइनस गामा के टी टू द पावर 3/2, यहाँ से e टू द पावर ईवी माइनस ई एफ अपॉन के टी बाहर आ सकता है, e टू द पावर ईवी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये बाहर आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंफिनिटी टू 0 अंडर रूट एक्स e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक। अच्छा, अगर हम कहें कि ये अंदर वाला टर्म जो होता है वो इवन होता है, दैट मीन्स हम इस माइनस साइन को हटा के यहाँ पे हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। मीनिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा के टी टू द पावर 3/2 e टू द पावर ईवी माइनस ई एफ अपॉन के टी 0 टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा, इस टर्म की हमें वैल्यू क्या पता है, अंडर रूट पाई बाय 2। इस टर्म की हमें वैल्यू क्या पता है, अंडर रूट पाई बाय 2, क्योंकि क्या है ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली तुम्हारा गामा फंक्शन है। राइट। तो अब हमारा पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा के टी टू द पावर 3/2 e टू द पावर ईवी माइनस ई एफ अपॉन के टी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पाई बाय 2। राइट। ओके, अब यहाँ पे हम गामा की फर्दर वैल्यू रख के, जो कि गामा इज इक्वल टू क्या था, अब यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई 2mp स्टार टू द पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब। राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई 2mp स्टार टू द पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब, देन kt to the power 3/2 under root pi by 2 e to the power ev minus ef upon kt।
राइट। इसको फर्दर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा P नॉट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 पाई MP स्टार KT अपॉन H स्क्वायर और इस पूरे की होल पावर 3/2। यह आ जाएगा e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT। और ये जो पूरा टर्म ये जो है, इस पूरे टर्म को हम एक नया पैरामीटर दे देंगे NV, जो किस पे डिपेंड है, फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड इफेक्टिव मास। P नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NV e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT। तो ये हमें क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ओके अच्छा, अब इस पूरी प्रूविंग में या जो आज पूरी क्लास में जो भी डिस्कस हुआ उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है। ठीक है, और साथ में चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर मार्क करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। विकास दुबे, विकास, यस सर। हाँ बेटा आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है? यस सर। किस नाम से ज्वाइन किया है बेटा? सर विकास दुबे। अच्छा, एक्चुअली मुझे तुम्हारा नेम शो नहीं हो रहा था गूगल क्लासरूम पे। ऐसा था, एक मिनट। अच्छा सभी को तुमने विकास दुबे के नाम से क्योंकि तुम्हारा गूगल क्लासरूम पे नेम नहीं शो कर रहा है बेटा। ये I2I ये किसका नेम है, ये 3132 में? सर हाँ यही है सर। सॉरी तो सर। इसको चेंज करेंगे, प्रॉपर 4 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर देन आपका नाम। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अच्छा और सभी लोग अभी अपनी अटेंडेंस गूगल क्लासरूम पे भी मार्क करेंगे, गूगल फॉर्म में वहां पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये जो दोनों प्रूविंग आपने की, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल, इन प्रूविंग्स को
प्रॉपर अपने कॉपी पे करना है और उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ, अभी एक क्वेश्चन मैं गूगल क्लासरूम पे डालूंगा, उसमें आपको वो पीडीएफ आपको सेंड करनी है, ठीक है। और अगर ये दोनों बातें सभी की अटेंडेंस हो चुकी है, कोई ऐसा तो नहीं जो जिसकी भी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, ओके देन हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। हाँ बेटा बताएं। हाँ वॉइस क्लियरिटी नहीं है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप जो भी डाउट है बेटा उसको चैट बॉक्स में सेंड कर दो। हेलो हेलो हाँ हेलो सर क्वेश्चन तो डालिएगा। हाँ हाँ बेटा सर बताइए। प्रूविंग अभी तुरंत ही डालना है या सर फिर नेटवर्क टाइमिंग? नहीं नहीं अभी नहीं डालना है, आप कल मॉर्निंग तक, कल मॉर्निंग जब आपकी कल क्लास है ना, हाँ मॉर्निंग में 10 बजे तक आप डाल सकते हैं। हाँ बेटा किसी को कुछ डाउट था बताएं। ओके तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके सर।